अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूं हसनैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत ही अच्छी गुजर रही होगी, और अगर नहीं गुजर रही अपना टीवी ऑन कीजिए और हमें देखिए ताकि आपकी सुबह अच्छी गुजरे। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। आप सबको खुशामदीद कहेंगे सुबह की सोच में। और जैसे कि हसनैन ने कहा, हमारे मॉर्निंग शो का आगाज हो चुका है। आप सब भी उठ चुके होंगे, हमें देखें। और क्योंकि हमारे पास आज बहुत कुछ है और इंटरेस्टिंग भी है, इंफॉर्मेटिव भी है आप लोगों को बताने के लिए। हसनैन, नाश्ता किया आपने? जी, नाश्ता भी किया और सब आज बहुत ही अच्छा किया। लेकिन मुझे आज एक फीलिंग आ रही है। अच्छा, वो सर्दी की फीलिंग है। स्पेशली जब मैं कैमरे के पीछे देखता हूँ अहमद भाई को, उसके बाद अपने प्रोड्यूसर को देखता हूँ, तो वो इस तरह आज बन ठन के आए हुए हैं, सर्दी लग रही है और सर्दियों का मौसम आ चुका है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ठीक है, बुजुर्गों को थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा लगती है, हमें कम लगती है। लेकिन वो जो बता रहे हैं कि वो बुजुर्ग हो गए, वो इतने बुजुर्ग नहीं हैं जो लोग कैमरे के पीछे या पीसीआर में बैठे हुए ज़्यादा कर रहे हैं। खैर, हाँ एग्जैक्टली। आपको बताना है कि मुल्क पाकिस्तान में पहली बर्फबारी हो चुकी है। और पहली बर्फबारी की बात की जाए तो सवात की बात की जाए, वहाँ पे तमाम तर जो पहाड़ हैं सवात के, बड़े ऊंचे पहाड़, उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। फिर बालाकोट की बात की जाए तो बालाकोट की जो बड़ी पहाड़ी हैं वहाँ पे बर्फबारी हो चुकी है। और इसके बाद अगर बात की जाए कागान नारान की, बाबूसर टॉप की, गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ी सिलसिलों की, तो सब जगहों पे बर्फबारी हो चुकी है। और यही वजह है कि इस्लामाबाद शहर के साथ इन तमाम तर पहाड़ियों से गजल करीब है। और इस्लामाबाद में भी अब वो जो एक्स्ट्रा ठंड वहाँ पे बचती है ना, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है और वो फिर हमें लगना शुरू हो जाती है। जी हाँ, ऐसा ही है। और आज हमारे पास बहुत ही स्टोरीज हैं, इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं और एंटरटेनमेंट के हवाले से भी हैं। उन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब क्लासिक बेसबॉल चैंपियनशिप में मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि यूएई को शिकस्त देकर नाकाबिले शिकस्त रहने के साथ टूर्नामेंट भी जीत लिया है। आए रोज हम देख रहे हैं, हमारे पास जो है हसनैन रोजाना की खबरें आती हैं, चाहे वो मैराथन रेस के हवाले से हो, रेसर्स के हवाले से हो, या फिर कोई भी ऐसी चैंपियनशिप हो। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज विनिंग अगेंस्ट अनदर टीम डे बाय डे। इवन अब तो क्रिकेट में भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, जैसे अब 2 साल से नहीं हो रहा था। जी हाँ, और हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये यूएई नहीं है, बल्कि बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, जिनको हराकर पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। और ये टूर्नामेंट जो है, पाकिस्तान ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और टीम की लगातार 4 फतुहात, एक भी नहीं 4 हसनैन, हम देख रहे हैं 4 फतुहात। और उसके बाद जो है पाकिस्तान सेमीफाइनल तक उसने रसाई हासिल कर ली है। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, मैराथन रेस हो, हॉकी का मैदान हो, डे बाय डे हम खबरें जो है ना अचीवमेंट्स के हवाले से सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत ही अच्छी खबर है जो कि आपने बताई। और नाकाबिले शिकस्त रहने के बावजूद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, लेकिन उसके बाद जाके फाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात को उन्होंने शिकस्त दी है। सो भारत और जिस तरह आपने बताया बांग्लादेश और अफगानिस्तान को बताया, तो इन सब से हम जीते हैं और जीतने के बाद फाइनल भी जीत चुके हैं। सो पाकिस्तान की जो बेसबॉल टीम है उसको मुबारकबाद हो। बेसबॉल का एक हाल ही में इवेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी हुआ था, जहाँ पे इंडिया की टीम आई थी। और अब इंडिया की टीम की बातें की जा रही है कि वो क्या क्रिकेट खेलने आएंगे या नहीं खेलने आएंगे। लेकिन इसके अलावा चाहे अंधू का खेल हो, बेसबॉल का खेल हो, जो भी खेल हो, इंडिया पाकिस्तान जरूर आता है। लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं आते क्योंकि हमें पैसों का फायदा हो जाता है। ऐसा ही है, लेकिन अब नुकसान तो उनको खुद भी होगा। जाहिर है, एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है अगर ये दोनों टीम्स खेलें तो। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। आपने अच्छी खबर बताई तो मैं भी काउंटर में अच्छी खबर बताता हूँ आज। ठीक है, क्योंकि कल आप अच्छी खबर बता रही थी तो मैं आप आपको बुरी बता रहे थे, मैं बुरी बता रही थी, आप अच्छी बता रहे थे। हकायक बता रहा था, ये बात। अच्छा, आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा? हाँ, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया और सबसे पहली फ्लाइट थी ये। बेसिकली क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है कि वो अपने लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मुसलमानों का कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आज मैंने आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर्स बताने हैं और आपसे भी पूछना है, और खवातीन नौज़ाद आपसे भी पूछना है कि आप जानते हैं कि मुस्लिम साइंसदान अब्बास इब्ने फरनास कौन थे? नहीं, आप बताएंगे तो इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ। क्योंकि मुझे जिस हद तक पता है वो यही पता है कि वो कुछ थोड़े से विजनरी थे, टैलेंटेड थे, उनको बहुत से फील्ड्स में एक्सपर्टीज भी थी। लेकिन उनके कारनामे क्या क्या थे ये आप बताइए। वो आज बताते हैं आपको। अब्बास इब्ने फरनास की अगर बात की जाए तो 9वीं सदी के पोलीमैथ और इंजीनियर, जिन्होंने जदीद हवाई जहाजों से 1000 साल पहले हवा में परवाज की। इट्स नॉट राइट ब्रदर्स, इट्स फरनास, जिन्होंने सबसे पहले रेशम, लकड़ी और पंखों से बने परों का इस्तेमाल करते हुए हवा में परवाज की। उन्होंने ये कारनामा 65 से 70 साल जब उनकी उम्र थी, यमन के जबल उरूस में पहला पहाड़ से उन्होंने ग्लाइड किया और फिर तकरीबन 10 मिनट तक वो हवा में रहे। इस पूरे सिनेरियो में एक गलती उनसे हो गई
कि बदकिस्मती से वो जो लैंडिंग उनकी मैकेनिक्स थी वो पूरी नहीं थी, उस तरह से उनकी लैंडिंग नहीं हो सकी और वो तमाम तर जो जहाज़ था जो उन्होंने बनाया था लकड़ी से, रेशम से, वो गिरकर तबाह हो गया। अगर इब्ने फरनास की बात की जाए तो पेरिस में पैदा होने वाले इब्ने फरनास ने पानी से चलने वाली गाड़ियाँ ईजाद की और बसारत से महरूम अफराद के लिए लेंस तैयार किए और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में एयरपोर्ट्स हों, ब्रिजेस हों, इन समेत बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों के नाम इब्ने फरनास के नाम से मंसूब किए जाते हैं, जिससे इनकी मीरास की एहतराम का पता चलता है। मतलब देखिए कैसे हवा में उड़ना, फिर उसके बाद घड़ियां पानी से बनाना, लेंस बनाना, और 9वीं सदी में। हाँ मतलब लेकिन हम भूल गए, हम राइट ब्रदर्स को याद रखते हैं लेकिन इब्ने फरनास को भूल गए। ऐसे ही हम भूल गए, लेकिन अब एक बार फिर से हमने उनको याद कर लिया है। अच्छा, अब मैं आपके साथ ना एक बहुत मजे की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और अपने नाज़रीन के साथ भी। आपको पता है कि कल हमने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें हमने अमीर और गरीब पर्सन का जिक्र किया था, एवरेज पर्सन। हाँ, जिसमें हमने ये बात की थी कि एक अमीर इंसान जो है वो बहुत ज्यादा फुटप्रिंट जनरेट करता है और कितनी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब मजे की बात यह है कि इंसान पहले कम नहीं थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, खुद ही ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं जो कितनी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं मसनूई जहानत के। ठीक है, आपको बताती हूँ स्टोरी बताती हूँ कि जो कार्बन अखराज का सबब बनते हैं और नई तहकीक के मुताबिक ये चीज सामने आई है कि मसनूई जहानत के सिस्टम बड़े पैमाने पर कार्बन अखराज कर रहे हैं, यानी कि ये काम भी हम खुद ही कर रहे हैं। कल भी हमने इसी तरह की स्टोरी आपके साथ शेयर की थी और ये सूरत हाल अब जो है ये सिर्फ रुक नहीं रही बल्कि बदतर से बदतर होती जा रही है। ये कम्प्लेक्स मॉडल्स हैं, इनको चलाने के लिए जाहिर है इस तरह के जब मसनूई जहानत की हम चीजें बनाएंगे, रोबोट्स बनाएंगे चीजें, तो उनको तवानाई कितनी ज्यादा जरूरत होगी, उसकी जो मांग है, डिमांड्स हैं, उसमें भी इजाफा हो जाएगा। और फिर जाहिर है ये हमारे क्लाइमेट चेंज के जैसे हम असरात देख रहे हैं, स्मोक बढ़ती जा रही है, इसके अलावा भी कितने ज्यादा फैक्टर्स हैं जो इंसानी जिंदगी पर इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर है ये कंप्यूटिंग पावर और इस सब से चीजों से चलने वाली है, तवानाई की जरूरत होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पर एक ओपन एआई का मौजूदा GPT-4 अपने गुज़श्ता मॉडल से 12 गुना ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करता है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस हद तक ये इंसानी जिंदगी पर इफेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसी है, और जिस तरह गजल ने बताया, हम इंसान अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। सही है। एक तो कार्बन का इस्तेमाल हम खुद करते हैं डिफरेंट चीजों पे, लेकिन ऊपर से हमने एआई टेक्नोलॉजी इस तरह की बना दी है कि वहां पे भी इस हद तक माहौलियात को खराब किया जा रहा है। ठीक है, एआई से पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह गज़ल ने बताया, ये हमारे माहौल को असर करेगा, मौसमियाती तब्दीलियों को असर करेगा, और इसका पूरी दुनिया में फ़र्क कहीं पड़े या ना पड़े, पाकिस्तान को ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो बीमारियाँ ख़त्म होती जा रही है। 90s में हम देखते थे स्मोक था लंदन में, अब हमारे यहाँ स्मोक अब है, सो पाकिस्तान में यहाँ कोरोना है, बहुत सारी चीज़ें, तो पाकिस्तान में इसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक ऐसी स्टोरी जो कि आप सुन के हैरान होंगे। पाकिस्तान के ड्रामास देखिए, पाकिस्तान की मूवीज देखिए, पाकिस्तान का कल्चर देखिए, तो हमें एक ही चीज पता चलती है कि शोहर ने बीवी को धोखा दे दिया। ये बात आप मान रहे हैं? नहीं, ऐसे ही है ना, पता चलता है, ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान की स्टोरीज देखिए, ड्रामास देखिए, उसमें तो यही चीज प्रमोट की गई है, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान का कल्चर तो इस तरह नहीं है। बहुत अच्छी फैमिली सेटअप है हमारे यहाँ और फैमिलीज को रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे शोहर है बीवी है। लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ कि बाद शोहर तो अपनी सलामत बीवियों को धोखा देते हैं, लेकिन कुछ शोहर ऐसे होते हैं जो कि अपनी मरहूमा बीवी को खूबसूरत खराजे अकीदत पेश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अर्जेंटाइन के एक किसान की, जिसने अपनी खानदानी जमीन पर गिटार नहीं जो होता जिस तरह गिटार की शक्ल में जिससे आप म्यूजिक बजाते हैं, उसकी शक्ल से 70,000 से ज्यादा दरख्त लगाए। गिटार का खाका पेश करने वाले ये मुनफरिद जंगल 1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिसमें सनोबर और सफेदे के दरख्तों को लगाया गया है। और ये जंगल गूगल अर्थ पर भी नजर आता है। आप अभी अगर गूगल खोलेंगे, इस जंगल का जिक्र करेंगे, तो वहां पे आपको नजर आएगा। और ये अर्जेंटाइन में एक मशहूर, मैं लाजमी अभी देखूंगी। एग्जैक्टली, ये अर्जेंटाइन में एक मशहूर मंजर बन चुका है। जिस तरह आप देखेंगे आप भी देखिए, और इस मंजर से दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने इसकी तरफ रुख किया है, तवज्जो की है और तारीफ भी हासिल की है। किसान की अहलिया की बात की जाए तो 1977 में गैर मुतवक्को तौर पर वो चल बसी थी, लेकिन किसान ने अपनी बीवी की मोहब्बत को जिंदा रखा और इतना बड़े पैमाने पे उन्होंने एक जंगल बना दिया। ब्यूटीफुल, लवली, चार्मिंग, मतलब कितना सेंटिमेंटल ये जेस्टर है जिन्होंने अपनी मरहूमा बीवी के लिए जो है वो पेश किया। दरख्त यानी कि ज़ाहिर विरासत में मिली होगी उनको ज़मीन, उसके ऊपर उन्होंने गिटार से जो है वो दरख्त। और दूसरी अगर मैं इसकी पॉजिटिवनेस देखूं तो दरख्त लगाना भी अच्छी बात है, आपके माहौल को इफेक्ट करते हैं। सांस लेने में जितनी प्रॉब्लम्स अभी हम पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं, स्मोक की सूरत हाल जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, आगे भी जाके सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे, तो ये एक अच्छा जेस्टर था, मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुझे भी, हाँ, इसी वजह से अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। एग्जैक्टली। अच्छा, कब
भी हमारे लिए ना हसनैन, बहुत से कीमती लोग ऐसे होते हैं और हमें मशवरा भी दे रहे होते हैं और हम उनके मशवरे को सुनते नहीं है, बल्कि इग्नोर कर देते हैं। हम तो कहते हैं मुफ्त के मशवरे मुफ्त सारे ही के, देते हैं। हाँ, लेकिन फुफ्फू पता है खाला जब बहुत ज्यादा देती है। एग्जैक्टली लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि वो मशवरे जब हम इग्नोर कर देते हैं ना, बाद में जब वो हैपनिंग हमारे सामने होती है तो हमें याद आता है कि उस बंदे ने हमें हाँ, ये बात उस बोली बंदे थी। ने कहा था कि ये हाँ, प्लॉट ले लो, उस वक्त 1 लाख रुपए मरला था, आज 10 लाख रुपए 10 लाख है, अगर हम ले Something लेते like तो that. आज कहाँ पहुंच जाते। हाँ। तो जी ऐसी एक स्टोरी है। 11 साल पहले 2013 में चिली के रिहायशी डाउनसी जेरेमी ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट की और लोगों को सिर्फ एक बिटकॉइन खरीदने उन्होंने मशवरा दिया कि आप एक कॉइन इस वक्त आप उसको इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी करें। तो उस वक्त जब बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $1 थी, यानी कि 116.75 थी, अगर अदादोशुमार के हवाले से बताऊं तो उस वीडियो में वो दुनिया को ये बता रहे थे कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आप कर लें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 10 साल बाद वो करोड़पति आपको बना सकती हैं। उन्होंने अपनी यूट्यूब की वीडियो में ये बात बताई। अगर ये सिफर पर भी चला जाए तो सिर्फ $1 का नुकसान होगा, लेकिन अगर ये कामयाब हो गया तो आप जो है वो कहते हैं ना कि तर जाएंगे। लेकिन लोगों ने उस वक्त, हाँ, तर जाएंगे। तो वो आपको कितना ज्यादा इजाफा देगा। ये वीडियो 5.5 मिलियन बार देखी गई, मगर ज्यादातर लोगों ने इस मशवरे को नजरअंदाज किया। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, हम ऐसे ही करते हैं। कोई नहीं जानता था कि वो बिटकॉइन का मुस्तकबिल क्या होगा, और फिर वही हुआ जो जेरेमी ने कहा था। 2021 में वो कॉइन की कीमत जो थी वो $61,000 तक पहुंच गई, और 2024 यानी कि आज के इस एरा में ट्रंप की इंतखाबी जीत के बाद इसकी कीमत ने नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया, जो तकरीबन $75,400 तक पहुंच चुका है। वाह वाह, व्हाट अ स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम इस तरह की कोई भी बिटकॉइन आ जाए या कोई और कॉइन आ जाए तो हम बहुत सारी थ्योरीज डेवलप कर लेते हैं कि हाँ। इस तरह की थ्योरीज हैं, ये नजरिया है, ये गलत होगा, ये पता नहीं कौन सी मार्केट है। लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता। इस स्टोरी से मुझे पता चलता है कि पूरी दुनिया में होता है, और पूरी दुनिया में दुनिया है। कोई भी चेंज नहीं एक्सेप्ट करती, कोई तब्दीली होती है तो उसको रेजिस्ट करती है। हाँ, और अभी आपको पता है कि जनवरी 2025 में जब मिस्टर ट्रंप हलफ उठा लेंगे तो तब इसकी जो है कीमत और बढ़ जाएगी। तो वो बहुत कीमती मशवरा था जो वो देकर चले गए। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं गज़ाई किल्लत के हवाले से। गज़ाई किल्लत ने सिर्फ इंसानों को परेशान नहीं किया, बल्कि बहुत सारे हैवानात ऐसे हैं, पेंगुइन ऐसे हैं जिनको परेशान किया। पहली बार मुशाहिदे में आया है कि एक एम्परर पेंगुइन हैरत अंगेज तौर पर अंटार्कटिका, जिसका आपने जिक्र भी किया था, बहुत दूर का वो बरआज़म है, वहाँ से हजारों किलोमीटर तैर के ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर पहुंचा। वहाँ पे तो शायद सिर्फ सर्दी ही होती है ना? एग्जैक्टली। और किल्लत जो गज़ाइयत किया उसका ये शिकार था, और पेंगुइन मगरबी ऑस्ट्रेलिया के कस्बे डेनमार्क में ओशन के साहिल पर देखी गई है। और ओशन के बीच अंटार्कटिका के शमाल में 3540 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पर ये वाक़या है, जिस पर वो चलता रहा। और पेंगुइन ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा वो तैरी है, और पेंगुइन का रुझान नए मुकामात को तलाश करना तो ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के खाने की तलाश भी करते हैं वो। और जिस तरह की ग़ज़ाई किल्लत पूरी दुनिया में देखी जा रही है, उससे अब हमारे जो हैवानात हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। मतलब ये सिर्फ इन्होंने साइंटिस्ट को हैरान नहीं किया होगा, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और कितना टाइम लगा होगा हसनैन तैर कर आना, क्योंकि आपको पता है पेंगुइन तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता और स्लो स्लो चलती है, तो वो कितना उसको टाइम लगा होगा वहां तक पहुंचने में। मेरा ख्याल है इसके हवाले से तो हम पूरी तहकीक करेंगे। हाँ। बिलाल साहब को भी कह देते हैं, अवैस साहब को भी कि बताया हाँ। जाए कि कितने दिनों में ये पहुंचा है अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये जो हिजरत का अमल है, हाँ। ये इंसानों के साथ भी एसोसिएटेड है। जब भी आपको कोई किल्लत होती है, कोई पैसे कम होते हैं, कोई मुआशी किल्लत होती है, आपने देखा होगा यहाँ से भी लोग हिजरत करते हैं। और कुछ लोग इस्लाम की वजह से हिजरत करते हैं, जिसका मक्का से मदीना हुई थी, कुछ इंडिया से पाकिस्तान हिजरत हुई थी। हिजरत जब भी होती है तो उसका जो फ्रूट होता है ना, वो बड़ा मीठा होता है, और उसका आपको असर भी जरूर मिलता है। ऐसा ही है, मेहनत का फल मिलता है। और दूसरी बात ये कि साइंटिस्ट यही बता रहे थे कि अभी हम इसकी निगहदाश्त कर रहे हैं, इसकी टेक केयर करें, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे समुद्र पर, ये अपना तलाश और अपने घर की तरफ खुद चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। हुकूक के LGBTQ+ के ट्रंप की जीत का क्या मतलब है? डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि जो अभी हाल ही में सदर मुंतखब हो चुके हैं और आगे जाके 2025 में जनवरी वो अपना हलफ भी उठा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इनकी बहुत सी पॉलिसीज थी जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच में उन्होंने बयान की थी। सिनफी शनाख्त और जिनसी रुझान से मुतल्लिक असबाक जो हैं उसको महदूद करने पर उन्होंने तवज्जो मरकूज कर ली है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह के मौज़ूआत पढ़ाने वाले स्कूलों के लिए जो फंडिंग है उनको भी मैं कम कर दूंगा। और साथ ही साथ सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप की फतह के बाद कम्युनिटी जो थी LGBTQ+
प्लस, उसमें तशवीश बढ़ गई है और वो कह रहे हैं कि हमारे मुस्तकबिल को भी खतरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ जो स्टेट्स थी, आपको पता है स्विंग स्टेट से ही नहीं जीते थे, बल्कि उनको सेनेट में भी कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन शायद ये एक अच्छी चीज़ है, उन्होंने जब अपनी विक्ट्री स्पीच की थी तो उन्होंने ट्रेड के हवाले से जिक्र किया, टैक्सेशन के हवाले से जिक्र किया, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जिक्र किया। अब इस तरह की चीज़ों को भी वो काउंटर कर रहे हैं, तो शायद ये एक अच्छा इकदाम है। बिल्कुल अच्छा है। और देखिए यूरोपियन मुआशरा जिसने हमें बताया था LGBTQ के हुकूक क्या होते हैं, हाँ। और उस मुआशरे को हम कॉपी करें, क्योंकि वहाँ पे जो भी बुराई होती है उसको पाकिस्तान में कॉपी किया जाता है। ऐसा ही लेकिन है। अब वही मुआशरा, अगर यूरोपियन मुआशरे की बात कीजिए या वेस्टर्न मुआशरे की बात कीजिए, वो भी वेस्ट में आ जाता है। अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह आप बता रही है ना, वो इलेक्शन ही इस पे जीते थे कि LGBTQs के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने फ़लस्तीन के हुकूक की बात की, यूक्रेन की जंग के खात्मे की बात की, और ये तमाम तरह इश्यूज के हवाले से अब तशवीश तो पाई जा रही है। देखिए उनका एक सिस्टम था, 90s में ये तहरीक स्टार्ट हुई थी, 96 में और 2000 तक इसके नाम चेंज होते रहे। ये जो LGBTQ है, इसकी पूरा इसका एक बैकग्राउंड है, उसको बनाया गया, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को शामिल किया गया, ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया गया, उसके बाद अपनी हुकूक की बात की गई। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए कि वही अमेरिकन मुआशरा अब किस तरफ जा रहा है, वो वापस सीधे हो रहे हैं। और हमारे यहाँ उनकी जो खराफात हैं उनको हम पिक कर रहे हैं, और जो खराफात वहाँ पे हो रही हैं हम उनको यहाँ पे राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अच्छे काम वहाँ पे हो रहे हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा ही है। और जिस तरह से अब ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है, ये स्टोरीज थी हमारे पास जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, कमेटिव भी थी, इंटरेस्टिंग भी थी, यकीनी तौर पर आपको मजा आया होगा सुनकर। लेकिन यहाँ पर एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद अपने दूसरे सेगमेंट्स की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने जा रहे हैं स्मोक के हवाले से। आपको पता है कि स्मोक काफ़ी बढ़ती जा रही है, चाहे वो लाहौर हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद में भी अब ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। आज सुबह से स्मोक का जो सिलसिला था काफ़ी ज़्यादा आते हुए ऑफिस में भी नज़र आ रही थी। कल हमने बात की थी पेशावर के लाहौर के हवाले से और मुल्तान के हवाले से। आज हम बात करने जा रहे हैं पेशावर के हवाले से और मुल्तान के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे भी जो इंडिकेटर्स देखे गए हैं स्मोक के हवाले से काफ़ी बढ़ चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर शदीद स्मोक और धुंध की लपेट में है। धुंध और फ़ज़ाई आलूदगी में गैर मामूली इजाफे के नतीजे में हद्द निगाह इंतहाई कम हो गई है, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। मोटरवेज को भी बंद किया गया है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक यूसुफाबाद और चारसदा रोड पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त एयर क्वालिटी रिकॉर्ड किया गया है वो 784 यानी कि 784 रिकॉर्ड हुआ है। और शामी रोड पर 667, दालाजाक रोड पर 509 और खैबर रोड पर 336 और GT रोड पर 320 IQ रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे भी स्मोक की शिद्दत बरकरार है। सैकड़ों छोटे बड़े कारखाने, दर्जनों फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 400 से जायद जो भट्ठे हैं, लाखों मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ, फसलों की बाकियात को लगाई आग भी स्मोक का सबब बन रही है। और फैसलाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने के साथ मास्क की कीमतें भी बढ़ गई हैं। फैसलाबाद जो कि हमारा इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ पे क्या हालात हैं, इस हवाले से हम जानेंगे। फैसलाबाद से हमारे साथ शेख इरफान साहब मौजूद होंगे जो कि वहाँ के ब्यूरो चीफ, साथ पेशावर से फयाज खान मौजूद होंगे। पहले चलते हैं शेख इरफान साहब के पास। शेख साहब बताइएगा फैसलाबाद के क्या हालात है और क्या वहाँ पे कोई ग्रीन लॉकडाउन ऑब्जर्व हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस की बताइएगा, और ओवरऑल डिटेल्स बताइए कि कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है स्मोक फैसलाबाद को। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में स्मोक के बादल मजीद गहरे हो गए हैं। स्मोक की वजह से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना आ रहा है। स्मोक की शिद्दत बढ़ने से हद निगाह भी महदूद हो गई है। इसी तरह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 से तजावज कर चुका है। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदाम नाकाफी रह गए हैं। शहरी मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, जिस वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह हम अगर स्मोक पे बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि स्मोक है क्या। असल में स्मोक का आगाज 5 दिसंबर 1952 को लंदन से हुआ, जब शहर गहरे स्याह धुएं में डूब गया। हद नजर सिफर हो गई, पूरा शहर धुंध में था। शाम के वक्त पता चला कि ये धुंध नहीं, ये गाढ़ा स्याह धुआं है। ये धुआं एक दिन में 4000 लोगों की जान ले गया। लोगों में आंखों और गले की बीमारियां आम हो गई। लंदन की समाजी जिंदगी रुक गई, ट्रैफिक बंद हो गई, लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया।
दिसंबर के आखिर तक ये जहरीला धुआं 12,000 लोगों की जान ले चुका था और 1.5 लाख अफराद दमे, आशुबे, टीबी जैसी मोहलिक बीमारियों का शिकार हो चुके थे। तब माहौलियात के माहिरीन ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि लंदन की आबादी में 10 गुना इजाफा हो चुका है। जंगल काट दिए गए हैं, नदियां और झीलें खत्म हो गई, गांव शहर बन गए, खेत खलियान की जगह हाउसिंग सोसाइटियों ने ले ली, शहर में हजारों फैक्ट्रियां लग गई, कोयटे से चलने वाले पावर प्लांट लग गए, गाड़ियां आई, तामीरात शुरू हुई, दूसरी जंगे अजीम ने भी धुआं उड़ाया और आखिर में लोग भी आलूदगी फैलाने लगे और लंदन की फिजा आलूदा होती चली गई। इसी तरह जब देखा जाए तो लाहौर में भी यही सूरत हाल बनी, पंजाब में भी यही सूरत हाल बनी कि ग्रीन एरियाज में भी हाउसिंग सोसाइटियां बन गई और इसी वजह से किल्लत पंजाब जो है ना शदीद स्मोक का शिकार होता चला आ रहा है। नवंबर के महीने में लाहौर, बहावलपुर, पाकपतन, फैसलाबाद और टोबा जहरीली धुंध में गुम हो जाते हैं। पंजाब इस बार भी स्मोक में डूब चुका है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि लंदन की इस्लाहात पर अमल करके अवाम को शदीद बीमारियों से बचाए और पंजाब को स्मोक फ्री पंजाब करे और लंदन की इस्लाहात शेख की इरफान वजाहत साहब, की जैसे जाए। कि आपने ये बात की है ना कि जिस तरह आपने डिटेल में बताया कि लंदन से इसका आगाज हुआ था, लेकिन मसला अब ये है कि लंदन में तो किसी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो रहा। जब सर्दियां आती हैं तभी इसका आगाज होता है और तभी जो है वो कुछ इकदाम लिए जाते हैं। बुनियादी वजह इस वक्त क्या बन रही है वहां पर इतनी ज्यादा स्मोक फैलने की? जी, बुनियादी वजह यही है कि हम लोग जो हैं ये जो बट्टा फैक्ट्रियां हैं ये शहर के अंदर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फिजा बहुत ज्यादा आलूदा हो गई है और इसी तरह दूसरी जो कपड़े की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनके भी आलूदा जो पानी है, उनके आलूदा जो धुएं वगैरह छोड़ने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो भी शहर के अंदर है, जिस वजह से ये सारी फिजा हमारी जो है ना आलूदा हो चुकी है। और पंजाब हुकूमत को यही चाहिए कि ये फैक्ट्रियां जो है ना ये शहर से बाहर मुंतकिल की जाएं ताकि इनसे निकलने वाला धुआं जो है स्मोक का बाइस ना बने। जी अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि सारी आपने लंदन की भी बात बता दी और लाहौर की भी बात बता दी, अब मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है, क्या इकदामात लिए जा रहे हैं जिनसे फैसलाबाद को या लाहौर के शहरियों को बचाया जा सके? जी, इसी सिलसिले में हमारी डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट से बात हुई थी। वो बता रहे थे कि हमने ये जो बट्टा फैक्ट्रियां हैं इनके खिलाफ FIR का इंदराज भी किए हैं और इन्हें बाहर मुंतकिल करने के लिए भी जो हमने इस्लाहात जो है ना गवर्नमेंट को भेजी हैं ताकि ये इनकी वजह से जो ये स्मोक पैदा हो रही है, धुंध पैदा हो रही है, इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। इसी तरह ये जो बारबेक्यू जो बने हुए हैं हमारे पूरे पंजाब में, उनके हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि इन पर भी हम पाबंदियां आयद कर रहे हैं कि ये भी जो है ना ये कोयले से जो है बारबेक्यू बना रहे हैं, ये इसे भी खत्म किया जाए। जी जी, अच्छा इरफान साहब, ये भी बताएं कि जैसे हम फैसलाबाद की जब भी जिक्र आता है, बात करते हैं, तो उसके हवाले से ये कहा जाता है कि मिनी मैनचेस्टर है जहाँ पर बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, लोगों का इंडस्ट्री से रोजगार जुड़ा हुआ है। पहले से इन्फ्लेशन भी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, अगर इनको बंद कर दिया गया तो ज़ाहिर किसी हद तक नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसका अल्टरनेट वे क्या है? क्या फैक्ट्रियों के हवाले से कोई इकदाम लिए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? जी, अभी तक कोई इकदाम तो नहीं किए गए, मगर हमारी समझ के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि शहर के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं इन्हें बंद कर दें और शहर के बाहर इन्हें मुफ्त जगह फराहम की जाए ताकि ये वहां पे जाकर अपने फैक्ट्रियां लगाएं और वहां पे अपना काम करें और नुकसान से भी बचा जा सकता है। अच्छा, आपने बारबेक्यू का जिक्र किया, बारबेक्यू से स्मोक बनता है, ये बड़ी एक मुजायका खेज बात है, लेकिन फैक्ट्रीज से या इंडस्ट्री से स्मोक नहीं बनता। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के हवाले से क्या कोई गवर्नमेंट ने पैरामीटर सेट किए? आपने तो एक मशवरा दे दिया कि इसको शहर से बाहर ले जाएं, गवर्नमेंट को पैरामीटर्स के ऊपर कोई बात हुई है गवर्नमेंट की जानिब से? जी नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई, ना इन्होंने कोई इस बारे में इकदाम उठाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं ये बड़े असर और सूख वाले लोग हैं फैसलाबाद में और ये बहुत अप्रोचेबल है। ये किसी भी इस्लाहात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये शहर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार में नहीं है। जी अच्छा इरफान साहब, ये भी बताएं कि जो दरख्तों के हवाले से एक हमेशा से बात की जाती है कि उनका असर रसूख ज़्यादा होता है, वो माहौल को कंट्रोल भी करते हैं। दरख्तों के हवाले से कोई इकदाम नहीं लिए गए, कोई फैसला सामने नहीं आया या फिर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई गवर्नमेंट की जानिब से कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ जो स्मोक को कंट्रोल कर सके, क्योंकि हमेशा जब भी सर्दियाँ आती हैं तो ये मसला सर उठा लेता है। जी बिल्कुल, कल मेरी DFO साहब से बात हुई थी। यहाँ पे एक इलाका है तो वहाँ पे ना कुछ जंगलात बने हुए थे, जंगलात जो है ना उन्हें काट के वहाँ पे
जगह को भी उन्होंने साफ कर दिया। वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी का क़याम होता जा रहा है। हमने इस सिलसिला में डीएफओ से बात की थी, तो उन्होंने कहा जी ये हमारे नोटिस में नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं है। तो उनसे भी अभी बात चल रही है और इस बारे में उनसे बात हुई है। एप्लीकेशन भी हमने मूव की हुई है कि यहाँ पे जंगलात को काटा गया है, जिस वजह से गवर्नमेंट का लॉस भी हुआ है और इस वजह से जो है माहौल भी बड़ा आलूदा हो रहा है जी। ठीक हो गया, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसलाबाद से शेख इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़रा पेशावर का रुख करते हैं। हमने आगाज़ में जिक्र किया था, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं हाँ फयाज खान साहब। अब फयाज, पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता था और पेशावर में क्या हालात है स्मोक के? खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पे भी जो पूरे का पूरा शहर है वो स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। चूँकि स्मोक जो है इसने ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है और ख़ुसूसन पेशावर में जो दीगर शहर हैं मुल्क के उसमें और पेशावर में जो है काफ़ी स्मोक में इजाफा होने लगा है। इसकी जो है इस वक्त अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ये जो है तकरीबन 293 रिकॉर्ड किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो है दोपहर के बाद इसमें गैर मामूली इजाफा हो जाता है, चूँकि रश भी ज़्यादा बढ़ जाता है, गाड़ियों की वो आमद-ओ-रफ्त जो है बढ़ जाती है और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्मोक में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और दोपहर के बाद जो है ये इंडेक्स जो है 350 और 400 तक पहुंच जाता है। ताहम शाम के वक्त जो है पेशावर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 470, 480 और 500 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि पेशावर जो है मुल्क के जो बड़े आलूदा तरीन शहर है उसमें जो है वो तीसरे नंबर पे है। और इस वक्त जो है काफ़ी स्मोक जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो न सिर्फ पेशावर में बल्कि डर इस्माइल खान और दीगर जो करीबी अजला है हमारे, जो चरसद्दा है, नौशहरा है, मर्दान है, वहाँ पर भी स्मोक में इजाफा जो है रिकॉर्ड किया गया है और रिकॉर्ड हो रहा है जी। अच्छा फयाज, ये बताएं कि जिस तरह अभी आपने बताया कि जो मेयर्स आप बता रहे थे वहाँ पर सूरत हाल ऐसी है, पेशावर में केपी की गवर्नमेंट के हवाले से कोई इकदामात लिए गए हैं? जैसे हमने कल लाहौर की बात की थी, वहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन लगाया, आमदोरफ्त कम कर दी गाड़ियों की, और उसके बाद स्कूल की बंदिश, फिर उसके बाद ऑफिस में हाजिरी कम हुई। केपी की गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसा इनिशिएटिव सामने आया, कोई ऐसा इकदाम उठाया गया हो? फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है सूबे में है ही नहीं। ना सिर्फ इंतज़ामी मसाइल का सामना है, माली मसाइल का सामना है, इसमें फ़ौक जो है वो संगीन सूरत ख्याल इख्तियार करता जा रहा है। और लोगों में जो है ख़तरनाक जो मौसमी बीमारियां हैं वो फैलने लगी है, खुसूसन उसकी गले, सीने और दीगर जो ख़तरनाक अमराज है वो फैलने लगी है। तो हम इस वक्त कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई इकदामात नहीं उठाए जा रहे हैं, ना ही कोई किस्म की आगाही फैलाई जा रही है शहरियों में। इस हवाले से कहा जा रहा है, चूँकि अफसोसनाक बात तो ये है कि EPI के पास अपना सिस्टम जो है वो भी ख़राब हो चुका है। और ये जो इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है ये अमेरिकन कौंसलेट का जो सिस्टम है उससे रिकॉर्ड किया जाता है और उसका रिकॉर्ड किया जो इंडेक्स है वो शेयर किया जाता है। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है मसाइल और भी है काफ़ी, उसके साथ साथ जो है सूबाई हुकूमत जो है जैसे जुलूसों में भी मसरूफ़ है और शहरियों को जो है वो स्मोक के रहमों पर छोड़ दिया गया है। कहा जाता है कि महकमा माहौलियात की जानिब से भी ये भी कहा जाता है कि बाकायदा तौर पर इस हवाले से अवेयरनेस सेशंस का आगाज़ करेंगे, लोगों में आगाही फैलाएंगे और इसके अलावा जो है बाकायदा तौर पर इक़दामात उठाए जाएंगे। लेकिन अभी तक अमली तौर पर अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा और खुसूसन अगर पेशावर की बात की जाए, चूँकि पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, जिसकी वजह से पेशावर को खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। ताहम अभी अच्छा फयाज, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह आपने बताया कि हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ नहीं है। एक CM है, उनकी प्रायोरिटी है कि वो बाहर जाके सर्जरी करवाएंगे, दूसरे CM की प्रायोरिटी ये है कि किस तरह से जलसे जुलूस करने हैं, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। मुझे ये बताइएगा, आपने बीमारियों का जिक्र किया था कि मुख्तलिफ बीमारियों ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। क्या आपने हॉस्पिटल में या अस्पताल ज़राए से मालूम किया है कि कितने लोग हैं जो कि इस वक्त बीमार हो चुके हैं स्मोक की वजह से? और बेड्स की सिचुएशन भी बताइएगा, क्या वहाँ पर इतना इक्विपमेंट्स मौजूद है कि वहाँ पर इलाज हो रहा है?
असल में ये तो मौसमी बीमारियां, ये इस तरह की बीमारियां कि मतलब बंदा हॉस्पिटल या मतलब डॉक्टर के साथ रुजू कर ले और उसके बाद जो है वो इलाज माल जो जो तजवीज़ जो अद्वियात वगैरह जो तजवीज़ की जाती है वो करके जो है उसको फारिग कर दिया जाता है। इस तरह कोई मसला खैर पेशावर में नहीं है, चूँकि यहाँ पे 3 बड़े तदरीसी अस्पताल है, एलआरएच, रीडिंग और उसके साथ-साथ जो है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ-साथ सिटी अस्पताल है। तो उस हवाले से तो अस्पतालों में तो ऐसी सहूलियात तो मौजूद है, ताहम अद्वियात की कमी का सामना है, क्योंकि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 3-4 माह से जो है वो मुख्तलिफ जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे सेहत कार्ड के ज़रिए जो है अद्वियात की फराहमी जो का सिलसिला है वो भी थम चुका है, नहीं रुका है। जिसकी वजह से शहरियों को इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है, खुसूसन अद्वियात की फराहमी में। अद्वियात जो है फ्री अद्वियात नहीं मिले, उसके साथ साथ शहरियों को जो है ऑपरेशन और दीगर जो इलाज मुआवजा की सहूलियात है उसमें भी मसाइल का सामना है। ताहम अगर बात की जाए ये सीने की और गले की या सांस की बीमारियों की, तो ये तो आर्जी बीमारियां, मौसमी बीमारियां होती है जिसमें ठीक हो गया बंदा जो फयाज, है बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम पेशावर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद थे, आप भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्मोक की सूरत हाल बढ़ती जा पहले रही तो है। लाहौर में थी, अब पूरे पंजाब और केपीके तक पहुंच चुकी ऐसे ही है, है। इवन इन इस्लामाबाद देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक। अब उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस आफत से, इस बीमारी से महफूज रखें। यहाँ पर आमीन। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे हम मुल्क की सियासत की। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि हमने कल भी डिस्कस इस वजह से नहीं की थी कि बहुत ज़्यादा स्मोक के ऊपर हमने बात की, फिर क्रिकेट के ऊपर बात होगी, उसके अलावा कुछ इकोनॉमी के ऊपर बात होगी, तो हमने सवाबी जलसे के हवाले से भी बात नहीं की थी। सवाबी का जो जलसा है वो भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई डेट नहीं आई कि कब वो धरने के लिए आएंगे, एहतजाज के लिए आएंगे। इस हवाले से कल जब हियरिंग हुई इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से बात की वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायूस लग रहे थे। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि शायद सवाबी में अवाम का एक बहुत बड़ा समुंदर आएगा, उसके बाद इमरान खान के जो हामी हैं वो बाहर निकलेंगे, एहतजाज और धरने की कॉल देंगे। लेकिन इमरान खान की जानिब से कल मायूसी का इजहार किया गया। और जब अगर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की बात की जाए गज़ल, तो वो हमें ये कहते हुए नजर आए कि हमने अपने घर वालों को बता दिया है कि आप कफन बांध के निकलिएगा, और अगर हमारी मैयत भी वापस आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। मतलब इस तरह की जब आप बातें करेंगे तो फिर आगे से गवर्नमेंट भी तो रिएक्ट करेगी। हाँ, और एक और बड़ी स्ट्रेटजी हुई है सवाबी जलसे में कि झंडा लहराया गया है उस जलसे में अमेरिका का, और इस हवाले से जी कहा जा रहा है एक पार्टी एक पर इल्ज़ाम लगाती है, दूसरी पार्टी दूसरी पर इल्ज़ामात लगाती है, लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये मसला तो अपनी जगह है, उसके बाद आईनी बेंच के हवाले से हम देख रहे हैं कि आला अदलिया में काफ़ी तकसीम का एक जो तासुर है वो हमें नजर आ रहा है। कुछ जजेस कह रहे हैं कि अब आईनी बेंच जो है वो केसेस सुनेंगे, कुछ कह रहे हैं कि अगर वो सुनेगा बेंच तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उठ जाते हैं। इस हवाले से कल भी थोड़ी सी तू तकरार रही है, लेकिन अब देख रहे हैं कि जिस तरह से ये 26वीं आईनी तरमीम हुई, तरमीम होने के बाद फिर ये कहा गया कि जो है वो अब बेंच बनेगा आईनी। फिर उसके बाद जब आईनी बेंच बन गया, अब केसेस जो कि इतने ज्यादा केसेस हैं जिसके हवाले से पहले यही कहा जा रहा था कि बेंचेस सुनेंगे और ये मामलात कम हो जाएंगे, इंसाफ की फराहमी का जो निज़ाम है वो अवाम तक जल्द से जल्द उसकी रसाई मुमकिन हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से ये तकसीम नजर आ रही है, ये बहस मुबाहिसा नजर आ रहा है, लग रहा है कि केसेस फिर वही के वही रह जाएंगे, और ये भी मामला जो है वो सियासत की नजर होता जा रहा है जहाँ से इंसाफ की फराहमी की लोगों को जो है उम्मीदें होती थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि लेकिन इसमें एक रे ऑफ होप ये भी है कि जब भी किसी मुल्क में या किसी कंपनी में भी आप देखिए ना कि नया निज़ाम राइज होता है, तो उसमें बहुत सारी निटी ग्रिटीज होती हैं जिनको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए 26वीं आईनी तरमीम आई, उसके बाद और सारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से कोई तरमीम हमें देखने को मिली, या ऑडियंस हमें देखने को शायद मिल सकता है, और भी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो जब कोई नई चीज़ आती है तो उस पर इतनी जल्दी, जिस तरह हमने अभी स्टोरीज में भी बताया था कि कोई भी नई चीज़ आती है ना दुनिया उसको रिजिस्ट करती है। तो अभी शायद हमारे जजेस भी, हमारी जो वकला बरादरी है, तमाम तर लोग इसको रिजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक तो चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर है, वो ये है कि आईनी कोई भी फैसला होगा, आईनी फैसले से क्या मुराद है, किसी आपने लेजिस्लेशन को चैलेंज करना है, पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई को चैलेंज करना है, गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ को, छोटी से बड़ी चीज़ को आपने चैलेंज करना है, तो उसकी कार्रवाई
आईनी अदालत में चलेगी। अगर आप दूसरी अदालत में चलाएंगे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं कहेगी, वो कहेगी जी कानून कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं। ज़ाहिर है इसके जो चैलेंज करने का एक आप बता रहे हैं ना फैक्टर, वो भी एक अलग से है। उस पर भी ये कहा जा रहा था, बहुत सी इसके ऊपर स्पेकुलेशंस थी कि अगर फैसला आ जाता है, फैसला इन केस किसी को पसंद नहीं आता तो उसको चैलेंज करने का इख्तियार कहाँ होगा, कौन से फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। अब ये एक अलग डिबेट है, मतलब मामलात के अंदर से मामलात एक बहस ओह निकल आती है। और फिर वही बात है कि जो असल इशू होता है उस पर बात नहीं होती, बाकी डिविजन हमें नजर आ रही हैं और सियासी जमातें जो है वो अपनी दौड़ में, अपनी उसमें लगी हुई हैं कि भाई किस तरह से हमने आगे जाना है, किस तरह दूसरे को नीचा दिखाना है। तो ये एक यही तासुर हमें नजर आता जा रहा है। अब वो इस तमाम तर मामलात को साइड पर रखें और एक और अहम आपको ये बात भी बताऊं कि आज 12 नवंबर है, आज तोशाखाना 2 का भी हसनैन फैसला आना है कि वो फैसला क्या आएगा। पीटीआई जो जमात है, अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, वो तो मुसलसल ये कह रही हैं कि मतलब पूरी पीटीआई जमात यही कहती है कि जितने भी केसेस बनाए गए हैं इमरान खान के ऊपर वो किसी सियासी नोयत के केसेस नहीं थे, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था जिस बुनियाद पर जो हमारे केसेस बनाए गए हैं, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। लेकिन सवाल ये भी है कि तोशाखाना पहला जो 1 था उसमें जिस तरह से बरियत हुई, अब तोशाखाना 2 तो वो किस बुनियाद पर बनाया गया, मतलब बहुत से कानूनी मामलात भी इसमें हैं। लॉट ऑफ क्या कहते होते हैं एम्बिग्विटीज। लेकिन एक जो केस है ना वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा फेयर बुनियादों पे चला है, वो है 190 मिलियन पाउंड वाला केस। आप देखिए कि वहां पे एक वाहिद केस है जिसपे जो अदालत है या जजेस हैं या जो बेंच है वो टाइम दे रहा है बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसके वकला डिलेइंग टैक्टिस कर रहे हैं। कल भी उन्होंने अदालत में ये कहा जी कि हाई कोर्ट की जानिब से बरियत की दरखास्तों को पहले निपटाने का हुक्म आया था, आप वो निपटाइए। फिर अदालत ने उनको कहा जी कि आपके पास अगर कोई एविडेंस है आप हमें बताइए, या कोई इन रिटन है हमें बताइए, नहीं तो हमारे पास जो है ना हमारे साथ इस केस की कार्रवाई आगे बढ़ाइए। और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बताऊं कि खान साहब और उनकी जो वकला हैं वो तो उसको डिले करते रहे, लेकिन बहुत दफ़ा साफियों से गुफ्तगू करते हुए खान साहब ने कहा यार कि ये कोई ऐसी अदालत है जिससे मैं मुतमईन हूँ। हाँ ऐसा ही है। और 190 मिलियन पाउंड केस हो, चाहे तोशाखाना 1 हो 2 हो, इसके अलावा दीगर जितने भी मुकदमात बनाए गए इमरान खान के ऊपर, अब ये हर जगह ये तासुर है कि जो नवंबर है, शायद मिड ऑफ नवंबर या फिर एंड ऑफ नवंबर उनकी रिहाई की भी बहुत सारे चांसेस का कहा जा रहा है। लेकिन अब देखें कि क्या होता है, क्योंकि जब ट्रम्प आए तो ट्रम्प के आने के बाद ही पीटीआई में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी भी वजूहत हैं, एक जमात जो है वो उसको डिनाई करती है। ये लहराई इसीलिए गई थी क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत ये तो कह रहे थे कि ये साइफर है, देखिए अमेरिका से हमें हटाया गया है। पहले उसके ऊपर इल्जाम और उसके बाद यू टर्न लेना, और यू टर्न में तो आपको पता है पीटीआई वैसे ही बहुत ज्यादा माहिर है। और उसके बाद आपको पता है कि ये कहा भी इसीलिए गया था क्योंकि ट्रम्प जो थे वो बहुत अच्छे से जो है वो मिले थे इमरान खान से एक जगह पर, और बड़ी वो उनकी जो है ना हमने देखा कि मुसाफा किया और कहा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो उसी की बुनियादों पर मेरी बात सुनिए, एक सवाल पैदा होता है, एक मासूमाना सा सवाल है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उस वक्त लेट्स सपोज खान साहब को निकाला गया था, खान साहब ने साइफर लहराया था, ये देखिए ये अमेरिकन साजिश है जिसके तहत मुझे निकाला गया था, उस वक्त खान साहब को निकालना गलत था? या अभी जिस तरह वो खुश हो रहे हैं कि ट्रम्प के आने के बाद खान साहब वापस आ जाएंगे या बाहर निकल आएंगे, तो फिर उनको बाहर निकलना है वापस आना ठीक हो? बहुत सी मिसालें बनाई गई हैं हसनैन, जो मैं अभी यहाँ पे शायद ऑन एयर बताऊं तो बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिसमें मैंने आपको कहा ना कि मैं दबे अल्फाज में यही कहूंगी, जैसे कि कहा जाता है ऑन एयर भी कि जो यू टर्न है उसमें पीटीआई माहिर है। पहले साइफर को लहराना, फिर इल्जामात लगाना, अपने ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर इल्जामात लगाना, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी हमने देखा इल्जामात जिस तरह से लगाए गए। उसके बाद फिर वहां से भी यू टर्न ले लिया, वफाकी वज़राओं के ऊपर इल्जामात लगाए गए, वहां से भी यू टर्न ले लिया, फिर दोबारा से अमेरिका चले गए, वहां पर भी इल्जामात लगाए। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैं चाहता हूँ कि कल हमारे जो प्रोग्राम है एबीएन का सवाल, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, अलीना शिकरी के प्रोग्राम में बैठे थे शेख वकास अकरम, जरा देखते हैं पहले उन्होंने क्या कहा और उसके हवाले से फिर बातचीत करते हैं। किसी इशारे का इंतजार नहीं है और ना कोई कंफ्यूजन है। किसने कहा बैकअप? क्या कोई जवाब दे दिया किसी ने एहतजाज से? किसी ने कहा है कि हम एहतजाज करने नहीं जा रहे? कोई भाग गया एहतजाज करने से? पाकिस्तान में कोई पीटीआई का एमएनए एमपी ऐसा है जिसने जवाब दे दिया कि मैं एहतजाज नहीं करूंगा? इमरान खान साहब जिस दिन तारीख दे देंगे, जिस दिन वो कॉल दे देंगे, उस दिन पार्टी के जो कायदीन हैं जिसमें उनके चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी या गंडापुर साहब, वो उसका ऐलान कर देंगे। अच्छा, इसके बाद ना सीएम केपी का भी हमारे पास सोट है, वो भी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है, तो मैं हमेशा
आप लोगों की तरफ देखता हूं इसलिए कि आप इमरान खान की ताकत है। इस पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानी के बगैर आजादी नहीं मिलती, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर कुर्बानी के ना हक मिलेगा, न इज्जत मिलेगी, न आजादी मिलेगी। इमरान खान का किया हुआ हर फैसला का अमल दरामद करेंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अपनी हिस्से नीलाम करनी है, अपनी गैरत तबाह करनी है। क्या बात है। खताबत में तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर का आप मुकाबला नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातों पे बड़े बड़े दावे, लेकिन पिछले 6, 7, 8 महीने से हम देख रहे हैं गजल कि जब भी अली अमीन गंडापुर आते हैं तो ऐसा अजीब-गरीब सा सीन क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं चलता कहां से गायब हो गए, किस तरह केपी हाउस पहुंचे, किस तरह वापस चले गए। लेकिन इस हवाले से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान मैंने देखा, उस दिन पढ़ा भी, ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने कहा कि पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है ये तो कंप्रोमाइज्ड है। अगर 50% की बात की जाए तो वो फुली कंप्रोमाइज्ड हैं, 25% 50% कंप्रोमाइज्ड हैं, और बाकी जो 25% रह गए वो भी 25% कंप्रोमाइज है। सारे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कंप्रोमाइज है तो पीछे बचता कौन है, बात ये है। लेकिन अब जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस तरह पीटीआई की जो मौजूदा इस वक्त बाहर लीडरशिप है, जिस तरह से बातें कर रही है कि इमरान खान ने नवंबर में रिहा होना ही है, और ये जिस तरह आप इनका देख रहे हैं ना, एक जोश और वलवला, जिसे उन्होंने बोला है कि भाई नवंबर में रिहा होंगे। इससे पहले अक्टूबर की भी बातें की जाती थी, लेकिन अक्टूबर तो गुजर गया, अब नवंबर भी आ गया। अब देखते हैं कि नवंबर में वो बाहर आते हैं या फिर नहीं। दिसंबर में जाके फिर ये कहें बीगा बीगा सा ये दिसंबर है। और अभी जो है आज इंपॉर्टेंट केस है तोशाखाना 2, उसका भी फैसला आना है किस हद तक ये मतलब जिस तरह से ये ट्रायल चला, फर्द जुर्म भी आयद नहीं की गई इमरान खान के ऊपर। बहुत से केसेस बड़े मुफस्सिल दलाइल हुए वकला के भी, और तमाम तर जो वहाँ पर जिरा मुकम्मल की गई उनके ऊपर बहसो मुबाहिसा हुआ। लेकिन आज इस केस का फैसला महफूज किया गया था। अब देखते हैं कि ये फैसला हक में आता है या फिर बिल्कुल ऐसे देखना पड़ेगा कि इमरान खान के हक में फैसला आता है नहीं आता। और फिर ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ करती है क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी हिकमत अमली बनाती है जिससे इमरान खान को फाइनली वो जेल से बाहर निकालने में कामयाब होंगे नहीं होंगे। ये था हमारा कुछ पॉलिटिकल सेगमेंट जिसमें हमने पॉलिटिक्स के हवाले से बात की। खवातीन औजात यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक न्यूज ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं पीआईए की निजकारी के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। दहाइयों से ये मामला चल रहा है, कोई सालों या दिनों का नहीं है। इस मुतालिक जी अभी जो न्यू अपडेट्स हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप ने पीआईए की खरीदारी के लिए 125 अरब रुपए की पेशकश का दायरा मजीद बढ़ा दिया। यानी कि अल-नहांग ग्रुप ने वज़ीर निजकारी, वज़ीर हवाबाजी, वज़ीर दिफा समेत दीगर मुतल्लिका जो लोग थे, हुकाम थे, उनको एक और मुरासला इरसाल किया है जिसमें कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए किसी भी दूसरी कंपनी के मुकाबले में 5 अरब की इजाफी खती रकम की पेशकश की गई है। अल-नहांग ग्रुप का कहना है कि हुकूमत को साबिका जो 125 अरब रुपए की पेशकश थी वो वैसे ही बरकरार रहेगी, जबकि 5 अरब रुपए मज़कूरा रकम में मजीद इजाफा है। अगले 2 हफ्ते या इससे ज़ायद मुद्दत की ऑफर के साथ जो ग्रुप है वो 5 अरब रुपए इजाफी देने के लिए भी तैयार है। तो ये मामला है भाई, बिल्कुल ऐसे। और पीआईए के मामले को गजल बहुत ही बॉन्डे अंदाज में हैंडल किया गया। 85 अरब की आप बोली लगा रहे हैं, इंटरनेशनल बिडर्स आए नहीं हैं और करोड़ों रुपए इससे पहले उस बिडिंग के ऊपर खर्च हुए कि आपने इंटरनेशनल कंपनीज को, इंटरनेशनल जो फर्म्स थी उनको हायर किया कि वो पीआईए का एक मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया में उजागर करें ताकि उसको अच्छे तरीके से हम बेच सकें। और उसके बाद हुआ कि जो एक कंपनी है जिसने 10 अरब रुपए की बोली दी है, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका एक ओहदेदार जाके सेक्रेटरी साहब को पूछता है कि क्या हमारे प्लॉट एडजस्ट हो जाएंगे। इस हालत में है हमारा मुल्क। एक निजकारी, एक ऐसे पीआईए के निजकारी कर रहे हैं, पीआईए के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, पीआईए के जहाजों के हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, पीआईए के रूट्स का इंटरेस्ट है। पीआईए के पास जो रूट्स हैं वो दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पास नहीं है। कतर या फिर एमिरेट्स के पास तो जरूर होंगे, उसके अलावा किसी एयरलाइन के पास नहीं है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान लगारी साहब जो कि पीआईए की जो वर्कर यूनियन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। लगारी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लगारी साहब, बहुत जगह पे हम सुनते हैं हुकूमत का मौक़िफ़ तो हम सुन लेते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पीआईए के जो मुलाजमीन हैं, जो पीआईए की एसोसिएशन है, उसका मौक़िफ़ कहीं भी नहीं सुना जाता और इसी वजह से आपको मदऊ किया गया। ये मामला है क्या और पीआईए को इतनी जल्दबाजी में बेचा क्यों जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हसनैन भाई, मैं एबीएन टीवी का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें मौका दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे आवाज़ पे तो कदगन लगा दी गई और हुकूमती
की तरफ से कदम लगाएगी कि हमारी आवाज़ बाहर ना जा सके और वन साइडेड मौक़िफ़ कौम के जहनों में ठोंसा जाए। देखें जी, मैं थोड़ा आपको तफसीलन बताना चाहता हूँ कि ये जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो जो गवर्नमेंट आई उसमें साद रफ़ीक साहब जो हैं वो एविएशन के मिनिस्टर आए। उसका काम था PIA को चलाना। जो सरवर खान ने एक बयान दिया था कि PIA के जो कैप्टन्स हैं जाली हैं, जो भी एक साजिश पे मुबनी बयान था, उसके बाद हुआ क्या कि UK और यूरोप ने हमारी परवाज़ों पे पाबंदी लगा दी कि जी, और वो हमारा जो PIA का जो 70% रेवेन्यू था हम UK से जनरेट करते थे। बतौर गवर्नमेंट ख्वाजा साद रफ़ीक का ये और एविएशन मिनिस्टर ये काम बनता था कि गवर्नमेंट टू बात करके ये UK के सेक्टर को खुलवाया जाता। इसका काम था बतौर वज़ीर इस PIA को चलाना, ना कि इसको बेतौकीर करना। उसने आके बयान दिया कि ये PIA चल नहीं सकती, हम इसको प्राइवेटाइज़ करेंगे, इसकी निजकारी की तरफ जाएंगे। हमने अपना मौक़िफ़ दिया कि PIA के अंदर अभी भी पोटेंशियल है। मैं आपको बताता चलूँ कि 2023 और 24 का जो PIA ने रेवेन्यू जनरेट किया वो 237 अरब था और रिकॉर्ड रेवेन्यू था, जिस पे हमारी मैनेजमेंट को अप्रिशिएट भी किया गया। इसका मतलब है कि इस एयरलाइन के अंदर पोटेंशियल है। UK बंद था, यूरोप बंद था, उसके बाद भी 237 अरब हमने कमा लिए। अच्छा, किस्सा मुख्तसर, उन्होंने एक साजिश, एक जहन बना दिया कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। उसके बाद जब निगरान गवर्नमेंट आई तो सबसे बड़ा जो अलमिया हुआ वो फवाद हसन फवाद की बतौर निजकारी वजीर तैनाती थी। ये वो शख्स था जो 2016 में PIA को जब ये बेचने जा रहे थे और हम बाहर निकले कि नहीं आप औने पौने बेचने जा रहे हैं, उसकी वो निजकारी इस तरह ही हो रही थी जिस तरह आज हो रही थी। इस्लामाबाद में एक बिलू एरिया में एक जो है हमारी बिल्डिंग है जिसके प्लाट की कीमत उस वक्त भी 2 अरब थी और बिल्डिंग बनी हुई थी, 5 अरब का एसेट था। उसको 40 करोड़ पे वैल्यूएट करके अपने मंजूर नज़र को देने जा रहे थे। हम बाहर निकले, ये उस लालच में इतने अंधे हो गए। हमारे इस पुरअमन एहतजाज पे इन्होंने गोलियां चलाई, हमारे 2 साथी शहीद हुए। हमने इस PIA कौम के एसेट्स को बचा दिया। आज जब उसी फवाद हसन फवाद जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसको उठा के निजकारी का वजीर लगा दिया और उस मौसूफ ने इस निजकारी के अमल को तेज़ किया और फर्म हायर की जिसको 250 करोड़ रुपया इस कौम का दिया गया कि आप हम इसको देखें। कल भी ये सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में बैठे, 1 घंटा प्रोग्राम बैठे, कल भी अपने उस झूठे बयानी पे डटा हुआ था कि इसको फ़ौरन इसको बेचना चाहिए, ये कौम का इस पे असर चाहिए, गवर्नमेंट का काम चलाना नहीं। मैं मौसूफ को ये बताना चाहता हूँ कि जब ईमानदार मैनेजमेंट और ईमानदार गवर्नमेंट और ईमानदार CO PIA को दिया गया था तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नूर खान जैसा एयर मार्शल जब PIA को दिया, PIA के पास 2 जहाज़ थे, उसने उस 2 जहाज़ों को उठाया, वो PIA कौमी तहवील में थी और उसको दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन में जाके खड़ा किया। हमने रोज़वेल्ट ख़रीदा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के अंदर, हमने स्क्राइब ख़रीदा, हमने हॉलैंड में प्रॉपर्टी ख़रीदी। दुनिया के हर हिस्से में पाकिस्तान की जो है वो प्रॉपर्टी है। अभी भी हम समझते हैं कि ये जो इसकी इन्होंने जो लाइन रखी 85 अरब रुपया इसकी जो बेसिक बिड की बोली रखी गई, हम कहते हैं इसके अंदर भी बेतहासा करप्शन है। इस वक्त भी PIA के पास जो एसेट्स हैं जो इन्होंने अलहदा जिसकी बोली लगी है, इसकी बोली 600 अरब इसकी बेसिक लाइन होनी चाहिए थी। हसनैन भाई उसके देखें, हमारे पास 4 इस वक्त जो हमारे पास 777 है, उस एक 777 की कीमत 25 अरब है और हमारे पास जो एयर बसेस हैं उस एयर बसेस की कीमत 14 अरब है। अब मुझे बताओ जो हमारे रूट्स हैं, जैसे आप मैं एक स्लॉट बता दूं आपकी UK की हीथ्रो की, आज की तारीख में अगर कोई एयरलाइन वो डायरेक्ट रूट खरीदना चाहे तो उसको 400 अरब पे करने पड़ेंगे। तो इस कौम पे इतना बड़ा डाका डाला जा रहा है। हमारी आवाज़ को इसलिए दबाया गया कि सिर्फ एक बंदे का मौक़िफ़ दिखाया जाए। 24 बड़े बड़े प्रोग्राम, सलीम साफ़ी ने उसको बुलाया, हमने उसको मैसेज किया, हमने उसको कहा भाई ये कौन सी सहाफ़त है, आप हमारा मौक़िफ़ ले लेना। एक बंदा झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है और एक इदारे को बेतौकीर कर रहा है। ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा। ये कहते हैं कि जी PIA हमारे 26 जो है ना इतने अरब जो है ना कौम का खा रही है। भाई ये कौम को बताओ कि जी ये जो आपने IPPs लगाए, आपने जो डिस्कोर्स लगाए हैं जिस पे हज़ारों अरब जो है कौम का बिजली लिए बगैर उधर जा रहा है, आप उसको क्यों नहीं बंद कर रहे? हसनैन भाई, एक कौम को जानना चाहिए कि ये जो हमारी PIA है ये कमर्शियल इदारा नहीं है। ये कमर्शियल इदारा ये प्रॉफिट बेसिस पे नहीं चलते, लेकिन फिर भी PIA ने प्रॉफिट कमा रही है और उस दौर में भी प्रॉफिट कमाए। इन्होंने PIA को एक साजिश के तहत भाईजान इसको बिठा दिया इस मुल्क के अंदर और इस पे इतना शब खून मारने जा रहे हैं कि भाई इसको ये कौम को गुमराह कर रहे हैं कि ऐसे ऐसा बेतौकीर किया है। ये कौन सी निजकारी है जिसका 200 अरब वजीर साहब लगाते हैं, 2.5 अरब लगाकर, और PIA के ऐब गिनवाए जाते हैं कि भाई PIA बैठ गई। आप एक गाड़ी भी बेचते हैं तो उसका डेंट पेंट करके उसका खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाते हैं आप।
ये कैसा वजीर था जिसने पीआईए को बेतौकीर किया? और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि आप किसी इंटरनेशनल बायर को अपनी तरफ मुतवज्जो ना कर सके। मैं 10 मिनट के लिए अब मान लेता हूं कि आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से ये पीआईए आपसे नहीं चल सकती। तो अगर एक कौम का जो खरबों रुपए का एसेट्स है उसको अच्छा तो बेचो, ताकि कौम के अंदर खजाने के अंदर पैसा आए ना। लेकिन रमजान साहब, जब ये बात कर रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट में जो बात हुई, फवाद हसन फवाद इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि वो काफ़ी आगे तक आए, उन्होंने उस पर काम भी किया। लेकिन जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि तमाम सूरत हाल और जिस तरह एक इंटरनेशनल बिडर भी नहीं आया, उन्होंने इस पर बात नहीं की, काम नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है वजह कहाँ पर है, मसला कहाँ पर है, लैक कहाँ पर है, फैसला साजी में फुकदान नजर आता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए हमें ये यकीन है कि इनकी बदनीयती है पीआईए के ऊपर। ये पीआईए बेचना नहीं चाहते, ये पीआईए खरीदना चाहते हैं। ओके। उसका मैं एक मिसाल देता हूं कि देखें ये जो साद नज़ीर जो ब्लू बर्ड सिटी आई इस बिड के अंदर, ये कैसे क्वालिफाई हो गया, ये शॉर्टलिस्ट कैसे हुआ, मेरा ये सवाल है बतौर पीआईए एम्प्लॉय, क्योंकि हम एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं। मेरा एक सवाल है कि आपको एयर ब्लू आप आया खरीदने, फ्लाइज एथनॉल ग्रुप आया, बहुत सारे जो है ना कंपनियां आई जिन्होंने 5 बिडर्स ने ये इनके जो है ना वो बिड में हिस्सा लेना चाहा। क्या वजह हुई कि चारों को भगा दिया आपने, बिड का टाइम बढ़ाकर उनको ऐसा चक्करव्यूह में फंसाए, वो भागे, एक बंदे को आपने लगा क्या, वो कौन है? ये जो आपको ये कौम को पता होना चाहिए कि जो इनका एक पार्टनर है एयर ब्लू का नईम साहब, वो मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं। ये पीआईए को जिस तरह इन्होंने एमसीबी का बेड़ा गर्क किया, जिसने हबीब बैंक का खरीद, ये मियाँ बरादरान की एक पुरानी वारदात होती है कि ये चीज़ें खरीदते हैं, ये मुल्क के बड़े असासे अपने फ्रंटमैनों के थ्रू खरीदते हैं। पीआईए के साथ भी इन्होंने ऐसा ही करना चाहा। देखिए जब अगर 85 अरब की अब बिड थी, आज उस बिड को जब एक बंदा रह गया तो कानूनन अखलाकन आप बिड को तोसी दे सकते थे। आपने पीआईए को बेतौकीर करना था, एक सोची समझी साजिश के तहत एक प्रॉपर्टी डीलर से उसको डिफेम कराया गया। इन्होंने जो वारदात डालना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने इनकी वारदात इनके गले में डालनी चाहिए। ये कौम को इस हद तक लेके आना चाह रहे थे कि आप भी कहते यार इस किचरे का तो 10 अरब लग गया, अब अगर जो 12 अरब बोली देता उसने शुक्र करो कि जी 12 अरब में बिक गई, वो अपने फ्रंटमैन को उठा के दे देते। लेकिन इस मामले पर आप जैसे जी शऊर सहाफ़ी दुनिया के जो मोहब्बे वतन पाकिस्तानी है वो इकट्ठे हो गए। वो उन्होंने अब हमारे बयानी को मानना शुरू किया कि वाकई ये फवाद हसन फवाद मीडिया नेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता रहा, पीआईए को बेतौकीर करता रहा। ये एक सवाल बनता है, हर पढ़े लिखे जहन के अंदर ये सवाल आता है कि जिस चीज़ को बेचा जाता है उसके फजाइल बताए जाते हैं, उसकी तारीफें की जाती है। ये कैसी निजकारी वजीर था जो 250 करोड़ रुपया लगा के पीआईए के ऐब गिनवा रहा है। अच्छा लगाई साहब, मुझे एक बात बताइएगा, जिस तरह आपने तमाम तरह रूट्स गिनवाए और अपनी एयर बसेस की कीमत बताई और फिर आपने बोइंग की कीमत बताई, इस तरह तो मुझे लगता है कि ये 85 अरब तो बहुत कम है, खरबों रुपए में पीआईए को बिकना चाहिए अगर बेचना ही है तो। सर हमारा आज भी देखें, आज भी किसी फर्म से इसको वैल्यूएट करवाया जाए, इनकी फर्म से नहीं, जिसको 250 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है उससे वापस कितना लिया है उसने। देखिए मसला ये है कि अगर इस मुल्क के अंदर, इस कौम के अंदर आज इंटरनेट पे सर आप चले जाएं, आज तो हर बंदे के पास एक्सेस है। आप गूगल पे जाके सर्च करें कि भाई पीआईए के एसेट्स इस वक्त वर्थ क्या है। हमसे अगर पूछो कि इसकी जो बेसिक जो 40% 50% की जो बेसिक पेमेंट होनी चाहिए थी वो 400 अरब से शुरू होना चाहिए था ये। लेकिन सर इनको पीआईए चलानी नहीं है, इन्होंने पीआईए को बिठाना है। ये मौसूफ जब आए, निजकारी वजीर जब बना, तो आपने सुना होगा कि पीएसओ ने पीआईए का पेट्रोल बंद कर दिया, सुना होगा सर आपने। अच्छा ये दोनों कंपनी, ये कौम सुने, ये दोनों कंपनी गवर्नमेंट की है, ये दोनों कंपनियां गवर्नमेंट की है, ये दोनों एक मालिक की कंपनियां हैं। तो ये जरूरत हो सकती है एक कंपनी की कि वो दूसरी कंपनी का पेट्रोल रोके, उसको बिठा दे। हम इसके 70 साल से पीएसओ को क्लाइंट है। हमने पीएसओ को राब्ता किया कि भाई आप हमारे जहाज़ों का फ्यूल करें। हमारी 300 फ्लाइट्स हसनैन भाई कैंसिल हुई ड्यू टू फ्यूल। भाई हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जनाब फवाद हसन फवाद और साद रफीक साहब हमें फ़ोन करते हैं कि इनको फ्यूल ना दो, इनको डीफेम करो, इनको बिठाओ। अच्छा वो बैठ जाती, क्या होता कि स्टील मिल वाली वारदात डालने जा रहे हैं कि इनके जहाज़ों को ज़मीन पे लाओ, फिर ये हो जाएगी किचरा, फिर अपने फ्रंट में उसको 2 अरब में 4 अरब में ख़रीद लो। कल की बताऊं, खाकान अब्बासी साहब टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि जिसने 10 अरब लगाई है उसको फौरन दे दो, अगर मैं होता तो 10 अरब हुकूमत की तरफ से देता उसको चलाने। इस शख्स को शर्म आनी चाहिए। जो ये 97 में जब
बना वजीर अपना PIA का चेयरमैन खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी साहब, ये यूनिवर्सल एथिक्स के खिलाफ है, ये अखलाकियात के खिलाफ है कि एक इदारे के आप सरबराह बनते हैं, वहां पर बैठकर आप वही बिजनेस अपना सोच लेते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। आपने एयर ब्लू खड़ी कर दी, तो आपने फिर PIA को क्या पॉलिसी दी? आप जो है ना गोल्डन हैंडशेक PIA के अंदर लेके आए, आपने PIA के एक्सपर्ट्स को एग्जिट डोर दिया, वो निकले, आपने वो लोग उठाए, अपनी एयर ब्लू खड़ी कर दी, PIA को तबाह कर दिया। आपने एक सोची समझी साजिश के, इतनी पुरानी साजिश आज भी आप उस पे हैं कि हम PIA को खरीदें, PIA को नोचे। हम हसनैन भाई जो PIA के एम्प्लॉइज हैं, जो PIA के एसोसिएशंस हैं, हमने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। हमने उस दिन टीवी पे बैठ के कहा कि जी PIA को आप 10 अरब में बैठ रहे हैं, हम आपको 20 अरब देते हैं, आप हमें चलाने दें। अगर 6 महीने के अंदर हम PIA को आसमान की बुलंदियों पे ना पहुंचा जाए तो आप फ्री में बेच दीजिएगा। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि मैनेजमेंट की गलतियां हैं। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा सर, आपका हमने मौक़िफ़ पूरा सुना है और हम चाहते हैं कि जिस तरह आप बात करें इसी तरह हो, लेकिन क्या आप समझते हैं कि PIA में या जितने भी सरकारी इदारे हैं उनमें पॉलिटिकल बुनियादों पे भर्ती भी बहुत ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा लोग हैं इस वक्त PIA में, इतनी उनके जहाज़ नहीं चल रहे जितने लोग वहाँ पे भर्ती हैं। हसनैन भाई मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन देखें पॉलिटिकल जो भर्तियां हैं वो मैं तो नहीं करता, मिसाल में दे रहा हूँ, तुम करते हो ना, तुम आके PIA के अंदर भर्ती हो। लेकिन एक ज़माने में PIA के पास और एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन उस वक्त भी और एम्प्लॉयमेंट एक समझने की बात है, और एम्प्लॉयमेंट PIA का मसला रही ही नहीं है। PIA का मसला इनकी नाकिस पॉलिसियां रही हैं। देखें ये आपको दुनिया को बताते हैं कि जी एमिरेट्स के पीछे इतने 400 जहाज़ हैं, उसके पास एक जहाज़ के पीछे 300 एम्प्लॉइज़ हैं, और PIA के पीछे 20-25 जहाज़ हैं, और एक जहाज़ के पीछे 600 एम्प्लॉइज़ हैं। देखिए जो IATA का कानून कहता है एक जहाज़ को चलाने के लिए आपको 440 एम्प्लॉय की ज़रूरत है। हमें हमारे जो एम्प्लॉइज जो HR की रेशो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि लोग जब ये ब्रीफिंग देते हैं लोग हमें गालियां देते हैं। देखिए हमारी HR की रेशो इसलिए बढ़ रही थी कि जब हमने PIA को इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त यहाँ पर कोई ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एजेंसी मौजूद नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से हमें हैंगर अपना बनाना पड़ा, इंजीनियरिंग सेक्शन अपना इस्टेब्लिश करना पड़ा, हमें जो है ना इंजीनियर भर्ती करने पड़े, टेक्नीशियन भर्ती करने पड़े। हमने कैटरिंग, कोई ऐसा कोई इदारा नहीं था जो कैटरिंग हम जिसे खरीद के, जैसा एमिरेट खरीद रहा है आजकल, मुख्तलिफ जो प्राइवेट कैटर है उनसे खरीद रहा है, उस वजह से उसकी HR पे लोग कम आ जाते, कास्ट उसकी ज़्यादा है। हमने सारी चीज़ें अपनी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की, इस वजह से हमारा एम्प्लॉय रेशो बढ़ गया। कैटरिंग हम खुद बना रहे हैं, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस हम खुद दे रहे हैं, इंजीनियरिंग हम खुद कर रहे हैं, इवन मेडिकल PIA का अपना है, डॉक्टर हमारे भर्ती हुए हैं। तो इस वजह से हमारी रेशो, लेकिन इनको जो है ना कंपेयर ऐसे किया जाए कि भाई जितना जो एयरलाइंस होती है जो कैपिटल जनरेट करती हैं सर, एमिरेट्स आज भी अपने 28% जो है अपने एम्प्लॉइज़ पे खर्च कर रही है। इसका मतलब है उसके जो अखराज आते हैं जो उसको चलाने के लिए, वो केटरिंग वाले को पैसे देता है, इंजीनियरिंग वालों को पैसे देता है, उसको कहता है कि ये 28% जो है ना इस एम्प्लॉयमेंट की मद में चला गया। PIA आज भी जो इसकी एम्प्लॉय भी ज़्यादा है, उसके बाद भी ये 16% अपना जो अच्छा रमजान साहब, सिर्फ आप ये बताएं कि अब जो गलतियां हो रही हैं इसमें, जब जो बैलेंस शीट पेश की गई थी, बैलेंस शीट, उसमें भी वो चीज़ें, वो असासे उस तरह से नहीं बताए गए जिस तरह से बताने चाहिए थे, और फिर यही वजह है कि जो बिजनेसमैन आता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको भी पूरा नहीं किया जाता। अब कौन सी गलतियां जो इसमें हो रही हैं और उनको ठीक होना चाहिए? ये भी बताइएगा, हमारे पास 30 सेकंड हैं, कि क्या PIA को निष्कार होता हुआ देख रहे हैं, निष्कारी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए जी, इनकी तो पूरी कोशिश है कि इसको निचकारी की तरफ ले जाए, लेकिन सर ये इस जो सूरत जिसको लेके जा रहे हैं इस पे हम नहीं करने देंगे। हमने इसको चलाना है, हमने इनको हल बताए हैं। देखें आज भी अगर ये गवर्नमेंट का काम है कि UK के रूट को खुलवाया जाए, हमारे यूरोपीय यूनियन के रूट्स को खुलवाया जाए, जो सरवर खान ने बयान दिया उसमें हमारी तो गलती नहीं, एक स्टेट के मिनिस्टर ने ये बयान दिया, PIA को बिठा दिया गया, आपने ये तय कर लिया है कि हमने इसको चीर फाड़ के बंडर बांट करके भाई ये तुम्हारा ये हमारा, तो फिर को पूरे मुल्क को बेच दो। देखिए PIA एक हमारा कौमी निशान है और हमारा आपका एसेट्स है, मेरा एसेट्स है, हमने इसको बनाया, और इन नाअहलों के लिए एग्जाम्पल काफ़ी है कि नूर खान ने इस एयरलाइन को उठाया और दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन में जाके खड़ा कर दिया। आज भी ये नाअहली तुम्हारी है, चलाने वालों की, मैनेजमेंट की नाअहली है, हमारी नहीं। आपने निष्कारी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, और चलाना चाहें तो चल सकती है। यही रमजान लगारी साहब हमें बता रहे थे कि निष्कारी जो है वो अगर हम कर लें, और जिस तरह से असासे, जिस तरह से नुकसानात, गलतियां बताई गई, अब उनको हल करने की जरूरत है। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर गवर्नमेंट का इदारा है। हाँ, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक बर्निंग इशू की, जो कि वीपीएन को लेके। वीपीएन यूज अब करती क्या हैं? होगा? करती हूँ, जाहिर ये है बहुत करती सी हैं। चीजें नहीं चलती, VPN और अब यूज जब करती ये भी बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपके अगर प्राइम मिनिस्टर वीपीएन यूज कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हर दिन हमें ट्विटर पे कुछ ना कुछ बताते हुए नजर आते हैं। अब बात करेंगे उस खबर की जहां पे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको वीपीएन कहते हैं, को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। और गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को आर्जी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है जब तक कि वो इसकी तामील नहीं करते। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट पर दस्तयाब मुफ्त वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को सर्विसेज को ख़त्म करते हुए सार्फिन के लिए वीपीएन के इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त रख दी है। यानी कि पहले रजिस्टर्ड कराया जाएगा और उसके बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या अब हम फोन बस ऐसे पकड़ेंगे और फिर फोन मुझे लग रहा है कि हम पत्थर के ज़माने में वापस जाएंगे। ना फोन होंगे, ना टेंशन होगी, ना किसी को कॉल आएगी, और जिंदगी स्लो चलेगी। फोन हाथ में ही है बस, ठीक है, बिल्कुल पिक्चर्स ऐसे। बना सकते हैं। बिल्कुल फिर ऐसे। इसी तमाम तर मामलात पर बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है हुसैफा अली, जो कि सीईओ कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि पहले ट्विटर को बंद कर दिया, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दीगर हुए, अब वीपीएन से भी खतरा है, क्या हो रहा है ये? जी गजल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्स तो काफ़ी अरसे से बंद था, मैंने सुना और देखा कि काफ़ी ज़्यादा इसको सिक्योरिटी थ्रेट्स कह के बंद कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे पहले यूट्यूब 3 साल बन रहा है और इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान, स्पेशली पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स कम्युनिटी है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे रद्द अमल से तो हमें पहले परहेज़ करना चाहिए। अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो फिर सिक्योरिटी के ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आया जाए मैदान में, जहाँ पे वो आपकी सिक्योरिटी को मतलब उसको रिजॉल्व करें ना, उस चीज़ से हमें बचाएं, उससे प्रोटेक्ट करें, ना कि हम वो वाला दरवाज़ा ही बंद कर दें जहाँ से बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। तो एक्स हो या यूट्यूब हो या कल को कोई